So today we are going to primary task will be to give you basics of grammar and then explain those basic concepts again. पहले भी कर रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, दोबारा करेंगे, ठीक हो जाएगा जी। और इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं आज की जितने भी हमारे बेसिक यूजेज है वो सारी कवर हो जाए, इसलिए मैंने पहले बोला कि इट विल बी अ लेंथी क्लास टुडे। मैक्सिमम चीज आपने कर रखी है, मैं बेसिक्स पे आ रहा हूं, धीरे धीरे चीज समझ में भी आ जाएगी, आपने साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। यूज ऑफ वर्ब्स ले रहा हूं सबसे पहले, बेसिक वर्ब्स, यूज ऑफ बेसिक वर्ब्स, और इसमें यूज आएगा सबसे पहले बी का, यूज ऑफ बेसिक वर्ब्स बी। बी अपने आप अकेले यूज नहीं होता, अकेले यूज नहीं होता। बी हम जनरल नाम दे देते हैं, ये ग्रुप है एक सारी वर्ब्स का, और इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। नोट कर लें फटाफट। बी का एक्चुअल अर्थ है, हिंदी में सिंपल अर्थ है होना। माने ये किस चीज का बताता है, किस चीज के बारे में? अस्तित्व के बारे में, किसी चीज की बीइंग के बारे में। बीइंग का अर्थ होता है किसी चीज का अस्तित्व, होना, कोई चीज है, बस ये बताना। प्रेजेंट में बताना है तो इज एम आर, पास्ट में बताना है तो वॉज वर, फ्यूचर में बताना है तो विल बी शैल बी। ये बी की ही टाइप्स हैं, समझ रहे हैं बात कुछ? बी अपने आप इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज अ पेन, दिस बी अ पेन, दिस इज अ पेन या इट इज अ पेन, मतलब बी की कौन सी फॉर्म यूज होती है? ये वाली। ऐसे मैं बोल देता हूं बी, माने कि ये उसकी सारे सबके एक तरह से समझ लो कि ये सोर्स है, यहां से सारी निकली है ये हेल्पिंग वर्ब्स। इन सब का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। बड़ी सारी होती हैं इसमें, फिलहाल बेसिक ये है हमारे पास, लिख ली है सारी, डन। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है? और इसके अलावा कैन बी, मे बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ought to be। ये भी लिख ली, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, कैटेगरी वही है, सिर्फ अर्थ बदल जाएंगे। वहां प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें कुड भी लिख डालो कहीं साइड में, कुड भी, ये रह गया। और माइट भी लिखा, वो भी लिख लो, माइट भी। इनका मकसद क्या है? हमने एग्जिस्टेंस में रेंज दे देनी है, हो सकता है, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, ये चीजें इसमें से आएंगी निकल के, ठीक है जी। इनको अगर आप बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, अलग से इनका अर्थ लिखना तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। बुक्स में इस तरह से नहीं लिखा होता, ये हमारा अपना तरीका है समझने का, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। और ये सारी भी किससे निकल के आई हैं? इस बी से, यूज होने वाली टाइप से है, ठीक हो जाएगा जी। सेकंड, थर्ड, नोट कर लें, होना या बनना, उसके लिए स्पेशल यूजेज आ गया टू बी या टू बिकम। नोट हो गया, ब्रैकेट में लिख लिया। इसके अलावा हैज टू बी, हैव टू बी,
ऐसा अगर लिखा आ रहा है तो उसका अर्थ है होना या बनना उसकी मजबूरी। इंग्लिश में ऐड कर रहा हूं कंपल्शन, दोनों ही कंपल्शन है, होना ही पड़ेगा। हैज टू बी, हैव टू बी, यूजेज भी करेंगे ना, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, तब ये और क्लियर हो जाएगा। ये बी की टाइप्स कर रहा हूं अभी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी, कैन बी, विल बी, वो सारे मॉडल वाले, और ये टू बी वाले आ रहे हैं अभी। और इतनी क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट। इसके साथ ऐड कर लें, पहले हम कर रहे हैं सारे एग्जाम्पल काय के चल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो बता रही हैं एग्जिस्टेंस, हिंदी में बोल देते हैं अस्तित्व, या बीइंग बोल देते हैं, उसके बारे में कर रहे हैं अभी। हेल्पिंग वर्ब्स जो बता रही हैं एग्जिस्टेंस या बता रही हैं बीइंग, हो जाएगी बात। इसमें सब्जेक्ट के लिए हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं दिस या इट। इसका प्लूरल होता है दीज, अगर चीज नजदीक हो तो, दूर हो तो दैट, एक के लिए, और प्लूरल यूज होता है तो बताएंगे दोज। ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये दोनों नजदीक की चीजों के लिए, ये दोनों दूर की चीजों के लिए। और दूर किससे, नजदीक किससे, स्पीकर से, बोलने वाले से। जैसे मैं बोल रहा हूं इट इज अ पेन, या इट इज अ स्टाइलस, ये इसका स्टाइलस है ना, टच डिवाइस है, तो इट इज अ स्टाइलस, तो मेरे नजदीक पड़ा है। लेकिन अगर सामने टेबल पे पड़ा होता है, जैसे वो बुक नोटबुक पड़ी हुई है, तो मैं बोलूंगा दैट इज अ नोटबुक, क्योंकि दूर है एक ही। समझ गए? जैसे पंखा मेरे नजदीक है, मैं बोल दूंगा इट इज अ फैन, मेरे नजदीक है। लेकिन दूर वाले पंखा है तो बोलूंगा दैट इज अ फैन। अगर ज्यादा है, जैसे सपोज करो ये दो पंखे मेरे नजदीक हैं, तो दीज आर फैंस, तब मैं दीज लगा रहा हूं। और अगर नजदीक नहीं है, दूर वाले हैं, जैसे वो सामने वाले दो पंखे, तो बोलूंगा दोज आर फैंस, व्हाइट फैंस। ये सिर्फ दूरी दर्शा रहा है, और ये दर्शाता है कि चीज एक है या ज्यादा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? बेसिक बात क्लियर हो रही है? इसके अलावा जब ये नहीं हो, ये नहीं है, मेरे को पता दिए, जैसे यह एक स्टाइलस है, इसका टच बोर्ड का स्टाइलस है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बोला स्टाइलस है, यह नहीं दिया है, दिस दैट नहीं दिया है, दीज दोज नहीं दिया है, तब उस केस में इन चारों की जगह हम एक ही लगा देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, देयर। समझ गए? इसके लिए लिख दे डमी सब्जेक्ट, अगर ये नहीं दिए हो तो ये लगाना है डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का भाव हो गया कि ये जगह फिल करने के लिए, गैप फिल करने के लिए आता है। जैसे मैंने खाली बोलना है व्हाइट पंखा है, मैंने ये नहीं बोला यह व्हाइट पंखा है, व्हाइट पंखा है, यह तो आया ही नहीं। जब यह नहीं आया, ना दिस लगा सकता हूं ना दैट लगा सकता हूं, तो फिर क्या लगाऊंगा, देयर। समझ गए अब लॉजिक? मतलब ये चारों हमें इंडिकेटर नहीं दिए तो हम देयर लगा लेंगे सीधे। गैप है तो गैप भरने के लिए देयर, और देयर के साथ क्या खास बात है कि ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लग जाएगा। एक पंखा है, ज्यादा पंखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। और वर्ब कौन सी, जो अभी लिस्ट बनाई। बेसिकली हम क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस बी, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी उस लिस्ट में से चूज कर लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, जिसके बारे में बताना है, क्योंकि ये सब क्या बता रहे हैं, अस्तित्व। मैं खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई चीज है या नहीं है, कहां है, वो भी आ जाएगा इसमें फिर। समझ रहे हैं बात? ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे मैंने बोलना है यह एक एलईडी स्क्रीन है, तो क्या लिखूंगा, यह एक एलईडी स्क्रीन है। बताओ, उधर लिखो कॉपी पे।
यह एक एलईडी स्क्रीन है। क्या लिख दिया? सेंटेंस क्या बना? इट इज एन एलईडी स्क्रीन, यही लिखा। मैंने लिख दिया इट इज एलईडी, नहीं लिखना तो ये लिख दिया टच स्क्रीन, कुछ भी बना दो। एक हमने देना है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पहचान रहे चीज? ठीक है। यह किताबें हैं, मेरे पास है, यह किताबें हैं, ज्यादा आ गई तो दीज आर बुक्स। लिखो लिखो फटाफट। वह बाइक्स हैं, ज्यादा खड़े हैं, बाइक खड़े हैं पार्किंग में बड़े ज्यादा, वो बाइक्स हैं, दूर है, तो क्या हो जाएगा? Those are bikes. और ये मेरा भाई राम है, या ये मेरा भाई है। This is my brother. ठीक है जी। सिर्फ अस्तित्व बताया, चीज बताई। जैसे ये हम मेरा मित्र है, यह मेरा मित्र है, दिस इज माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र है, वह, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरी मित्र है, अब फीमेल है, शी इज माई फ्रेंड। यह मेरा मित्र है, डॉगी है कोई, पपी छोटा, तब ही ना शी। इट इज माई फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इट लग जाएगा एनिमल्स के लिए, इट लग जाएगा निर्जीव वस्तुओं के लिए। यह मेरा मोबाइल है, इट इज माई मोबाइल। क्लियर हो जाएगी बात? सभी केसेस में हम लोग लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, जो बी माने होने के बारे में बता रही है, किसी चीज के होने के बारे में। आर लगाया, इज लगाया। मैं एक अच्छा लड़का हूं, आई एम अ गुड बॉय या गर्ल, तो एम लगाया। ये सब क्या है? अस्तित्व बता रहा है, किसी चीज का होना बता रहा है। और इसमें मैंने बोला रेंज है हमारे पास, पर पहले नेगेटिव बना के देख लो। नेगेटिव बना डालो सबके, बनाओ बनाओ बनाओ, करके दिखाओ। नेगेटिव बनाने होंगे तो आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ गर्ल, दिस इज नॉट माई ब्रदर, these are not books, ऐसा ही था कुछ, and those are not bikes, ऐसा ही बनेगा। एक चीज और कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश के लिए, is और not कंबाइन होके क्या बन सकते हैं? isn't। तो क्या बोलूंगा? this isn't my brother, it isn't a white fan। हो जाएगा। आर और नॉट कंबाइन होके क्या बन सकते हैं? आरंट। दीज आरंट बुक्स, दीज आर नॉट बुक्स मीन्स दीज आरंट बुक्स, दोज आरंट बाइक्स। बन जाएगी बात, इतनी सिंपल। अब जहां आपने सिंपल वाले लिखे होंगे उससे बनाने इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पिक करके ले आते हैं सब्जेक्ट से भी पहले। जैसे एग्जाम्पल, आई एम अ गुड गर्ल। अब नेगेटिव बनाना था तो आई एम नॉट अ गुड गर्ल। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है एंट, AINT। एम और नॉट मिलके क्या बन जाते हैं? एंट। क्या प्रोनाउंस करते हैं? एंट। आई एंट अ गुड गर्ल। ठीक, पर हम बना रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब को पिक करके सेंटेंस के शुरू में ले आओ, कुछ नहीं करना और। तो ऑब्वियस है जब यहां से ये जाएगी तो यहां तो गायब हो गई,
कहां आ गई, यहां पे। क्या बन गया, एम आई अ गुड गर्ल। और जब एम आई अ गुड गर्ल है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रेस है वो लास्ट तक आते आते ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल सेंटेंस आई एम अ गुड गर्ल, तो शुरुआत में स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, बोलने का लहजा, उसमें जो बल देते हैं हम सब इंडिविजुअल वर्ड के ऊपर वो सबसे टॉप पे होता है, फिर नीचे को आता है। मतलब ग्राफ होता है, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, हाँ वाले वाक्य हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें ग्राफ होता है ऐसे, आई एम नॉट योर फादर, आई एम नॉट योर फादर। लास्ट तक आते आते मेरा जो गला आवाज है वो बैठती है, थोड़ी नीचे को आती है साउंड। लेकिन जो इंटेरोगेटिव रहते हैं उनमें हम हु आर यू, तो वो साउंड का जो हमारा पैटर्न है, वॉल्यूम है, वो इस तरह से मॉड्यूलेट होता है। तो मैं पूछ रहा हूं, एम आई अ गुड गर्ल, एम आई अ गुड बॉय, इज दिस अ स्टाइलिश, इज इट अ व्हाइट फैन, इज इट अ विंडो, इज इट अ ब्लू विंडो। लास्ट तक जाते जाते स्ट्रेस हाई कर दूंगा। सो व्हाट इज योर नेम, तो उधर स्ट्रेस ज्यादा होगा। ऐसा ही बनेगा ना, सिंपल इंटेरोगेटिव है, सिंपल। क्या कर रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पिक करके सेंटेंस के शुरू में सब में कर दो ऐसा। जो आपने सेंटेंस लिखे सब में करो। लिखने हैं, लिखने, लिख के बताओ। और साइन ऑफ इंटेरोगेशन मस्ट है, इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। खुद बनाने, खुद, एक दूसरे का देख के नहीं, खुद खुद आना चाहिए। अरे सिंपल चीज है, दोज आर बाइक्स, अब हो जाएगा आर दोज बाइक्स। और बोलना भी वैसे ही है, दोज आर बाइक्स, आर दोज बाइक्स। बाइक्स मतलब उधर साउंड थोड़ा आपका अप जाएगा, तभी वो सुनने में भी सेंस देगा लिसनर को कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ही इज माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर, इज ही माई ब्रदर, ब्रदर, वहां ब्रदर, इज ही माई ब्रदर, इज ही माई ब्रदर। तो वहां तक आपका साउंड अप जाना चाहिए जब इंटेरोगेशन बनाना है। ठीक है जी। जब भी हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा जाएगा, जब भी, यहां भी आगे टेंस में भी, तो हमेशा उसका आंसर दो पॉसिबिलिटी लेके आएगा। आइदर यू कैन आंसर और यू कैन आंसर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है सवाल पूछने का। हम पूछ रहे हैं क्या, तो क्या का जवाब आता है हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि मैं बता रहा हूं अस्तित्व। मैं ये बता रहा हूं कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। अब मैं सवाल पूछा, इज दिस माई पेन, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो है या नहीं है। इज इट अ व्हाइट फैन, यस। इज इट अ रेड फैन, नो। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, होना नहीं होना। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा जाएगा, खाली हेल्पिंग वर्ब से, इवन आगे टेंस में भी, प्रॉपर टेंसेस में भी, तो हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी भैया आंसर की, यस और नो। अगर यस है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो नेगेटिव स्टेटमेंट। कैसे करके देखते हैं। सवाल पूछा, इज दिस योर फ्रेंड। दिस की भी बजाय सपोज करो मैं कुछ और ले लूं, कोई नाम रख सकते हैं पहले, चलो कोई इज ही कर देता हूं। इज ही योर फ्रेंड लिखो, इज ही योर फ्रेंड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन ले लिया। जवाब, आंसर क्या आया, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, क्या, यस
कॉमा लिखते हुए, यस कॉमा ही इज, योर पूछा था, योर का आंसर माय फ्रेंड। अब इंटेरोगेशन हट जाएगा क्योंकि सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल सेंटेंस। मैंने बोला इज ही योर फ्रेंड, सेकंड पॉसिबिलिटी, नो ही इज नॉट माय फ्रेंड। तीसरा तरीका, और यस आंसर, यस ही इज, यहीं तक, यस ही इज, ये भी एक तरीका है। पूरा नहीं बोला आपने सेंटेंस, पर कहां तक बोला, वर्ब तक, हां वह है। इज ही योर फ्रेंड, यस ही इज। इज ही योर फ्रेंड, नो ही इज नॉट। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, नो ही, पहले कैसे आया था, नो ही दोनों को कंबाइन कर दिया। इज ही योर फ्रेंड, नो ही इजंट। इज नॉट की बजाय क्या बोल दिया, इजंट। समझ रहे हैं बात आप? तो और तरह के सवाल, आर यू मैड, नो आई एम नॉट, शॉर्ट आंसर। आर यू मैड, नो आई एम नॉट मैड। इज इट अ विंडो, yes it is a window. Is it a door, no it is not a door. और full sentence, it is a window. Is this a door, yes that। मैंने पूछा this, अब देखो ये भी कॉन्टेक्स्ट है। Is this a pen, अब आप बोलोगे yes इट इज अ पेन, पर इट लगा दिए तब तो बात क्लियर है। लेकिन आप दैट से भी बता सकते हो, क्योंकि ये मेरे नजदीक है फैन। मैंने पूछा इज इट अ रेड फैन, नो दैट इज नॉट अ रेड फैन। आप समझे, क्योंकि आपसे ये दूर है, मेरे से नजदीक है। समझ रहे हैं लॉजिक? ये कॉन्टेक्स्ट आपने लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आंसरिंग है। ठीक, इसके अलावा सवाल या जवाब, अब इसमें मैंने पूछा और वेरिएशन, ये हो गए सिंपल इंटेरोगेटिव। और इसमें पूछ सकता हूं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए जैसे इज ही नॉट योर फ्रेंड, इज इट नॉट अ रेड फैन, यस इट इज नॉट अ रेड फैन। देखो अब बदल जाएगा ना जवाब भी, यस वाला नो, नो वाला यस। इज ही नॉट योर फ्रेंड, अब दोस्त नहीं है, तब यस ही इज नॉट माई फ्रेंड। इज ही नॉट योर फ्रेंड, नो ही इज, ही इज। इज के ऊपर बल ज्यादा कि हाँ है, पक्का है, ही इज माई फ्रेंड। समझ रहे हैं बात? बातें बड़ी सिंपल हैं, सिर्फ वहां दिमाग ये लगाना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। आर यू नॉट मैड, यस आई एम नॉट मैड। आर यू नॉट मैड, नो आई एम मैड। अब मैड वहां पागल ही नहीं है, समटाइम्स मैड इज यूज्ड फॉर एंग्री ऑल्सो। आई एम मैड एट यू, मतलब मैं तेरे पे गुस्सा हूं, बिगड़ा हुआ, मूड ठीक नहीं है। ठीक है जी, बेसिक बात। आगे और वेरिएशन क्या है इसमें, जैसे हम लगा सकते हैं वाई, हाउ। वाई लगा दिया, वाई बोल रहा है, सिंपल इंटेरोगेटिव के साथ लगाया। पहले सिंपल इंटेरोगेटिव था इज ही योर फ्रेंड, फिर लगा दिया वाई इज ही योर फ्रेंड, वो तुम्हारा मित्र क्यों है। अब पहले तो क्या ही आ रहा था ना, तो यस नो ही आंसर था, लेकिन अब वाई लग गया तो यस नो आंसर नहीं है, क्योंकि अब पूछ रहा है क्यों। कौन पूछ रहा है, ये क्यों भाई। अब क्यों का आंसर कैसे आएगा, क्योंकि, बिकॉज तो नहीं, बिकॉज। क्या प्रोनाउंस करेंगे,
बिकॉज, काओ आओ नहीं करना इस साउंड को, बिकॉज, बिकॉज कैसे बनेगा अब, इज ही योर फ्रेंड, यस ही इज माई फ्रेंड, वाई, वाई इज ही योर फ्रेंड, क्यों है तुम्हारा दोस्त, बिकॉज आई लाइक हिम एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन, सो ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि, इसलिए, ये कारण बताने के लिए होता है। फिर हाउ इज ही योर फ्रेंड, मतलब तुम्हारा दोस्त कैसे है, वी स्टडी इन द क्लास टुगेदर, ही इज इन द सेम क्लास, वी स्टडी टू, देखो कैसे है मतलब कि कारण बताओ वहां तक कैसे पहुंचे, सो ही इज इन द सेम क्लास, या ही इज फ्रॉम माई विलेज, वी हैव ग्रोन अप टुगेदर, सो ही इज माई फ्रेंड। और क्या कारण होगा फ्रेंड का, साथ में है, पढ़ते हैं, खेलते हैं तो फ्रेंड है, यही नहीं होता, अरे यही होता है नॉर्मली, हम एक नॉर्मल सिनेरियो लेके चल रहे हैं। तो हाउ मतलब बताएगा, आपको देना है कारण या प्रोसेस, वाई से बताना है क्यों का जवाब, नॉर्मली ये दो बन जाएगा काम। इसके अलावा जो ये हमारी बेसिक वर्ब्स हैं, इसमें सवाल पूछने के लिए और किसका यूज कर लेते हैं, व्हाट का, वेयर का, ये तो मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलते हो माई नेम इज दिस या आई एम दिस। व्हाट, वेयर इज योर फादर, माई फादर इज इन, सपोज करो द ऑफिस। वेयर इज योर मदर, माई मदर इज इन एट होम या इन द किचन, घर में अगर है तो। वेयर इज योर ब्रदर, माई ब्रदर इज इन हिज स्कूल। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। वेयर से हम लोकेशन बता देंगे, व्हाट से हम आइडेंटिटी बता देंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, सपोज। व्हाट इज दैट, दैट इज अ फैन, सपोज। व्हाट इज दैट, दैट इज अ लेक्चर स्टैंड। व्हाट इज दैट, दैट इज अ मोबाइल फोन। व्हाट इज दैट, दैट इज अ डोर। What is this? This is the floor. What is that? That is the roof. What is that? That is the tube light. यही आंसर होंगे ना। तो व्हाट वाले से हम आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहे हैं और सिंपल इज़-एम-आर की सहायता से हम आइडेंटिटी बता रहे हैं कि भैया ये चीज है, ये नहीं। क्लियर हो जाएगी बात। दूसरे तरह के वाक्य आते हैं जहां पे मैंने आपको पहले बताया अभी कि चीज आपके सामने नहीं है लेकिन चीज है। वहां पे क्योंकि देखो ये चीजें तो सामने है तभी बता पाऊंगा ना। मेरे सामने है, दिस इज पेन, दिस सामने पड़ा है, दिस मेरे नजदीक है। दैट इज बुक, नोटबुक, वो सामने पड़ी है, मतलब सामने नहीं है, इमेजिन है ना। इमेजिन कैसे करना है, जैसे खेत में 4 पेड़ हैं। फिर अब उस केसेस में हम लोगों ने, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब हमारे पास यह चीज नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता, खाली आइडेंटिटी बतानी है किसी जगह की, तो हम किसकी सहायता लेते हैं, देयर, है ना। तो पेन है, देयर इज अ पेन। यह पेन नहीं, पेन है, पता नहीं कहां है, मुझे नहीं पता, पेन है, देयर इज अ पेन। गाय है, देयर इज अ काउ। डैम है, देयर इज अ डैम। कहां है, नगरोटा सूर्य में, देयर इज अ डैम इन, वो तो बाद की बात है ना, कहां है। लेकिन कोई चीज सिंपली है, 4 पेड़ हैं, देयर इज नहीं, 4 हैं, तो देयर आर 4 ट्रीज। फिर मैंने बोला खेत में है, इन द फील्ड। मेरे घर पे पीछे है, एट द बैक या इन द बैक ऑफ माई हाउस। मेरे सपोज करो आंगन में है, इन द यार्ड ऑफ माई होम। इन द यार्ड, यार्ड माने आंगन, फ्रंट यार्ड घर के आगे वाला आंगन, बैक यार्ड जहां हम नॉर्मली किचन गार्डन बना रखा होता है ना, तो बैक यार्ड हो गया। कुछ बात फॉलो कर रहे हैं आप। खिड़कियां हैं, देयर आर विंडोज। कहां है, कमरे में, देयर आर विंडोज इन द रूम। कमरे हैं, देयर आर रूम्स। कहां है, इस बिल्डिंग में, इन दिस बिल्डिंग। बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन। कहां है, कॉलेज में, इन द कॉलेज। इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। नगरोटा सूर्या कॉलेज में, इन गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा सूर्या। घर हैं, देयर आर हाउसेज। कहां है, मेरे गांव में, इन माय हाउस। आप लॉजिक समझ रहे हो क्या हो रहा है।
वो जो इन वाली फ्रेज है वो लोकेट कर रही है, लेकिन कोई चीज होने के बारे में बता रहे हैं किसकी सहायता से? देर की सहायता से। सामने नहीं है, वह मकान है, दैट इज माई होम, क्योंकि मेरे सामने तो मैंने इंडिकेट कर दिया ना, सामने नहीं है, मैं कहीं और गया हूं शिमला, वहां पूछता भाई आपका घर, घर है, देर इज द होम, कहां है? कांगड़ा में, इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। वो सामने नहीं था, आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर दी। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। इसके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिए। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में लिखो। आप देखो, जब हिंदी वाला सुनते हो और इंग्लिश वाले ने कैसे जाना है। मैंने बोला खेत में गाय है, तो शुरुआत कहां से करनी है? गाय है, यहां से। क्या बनी ट्रांसलेशन? है देयर इज अ काउ, कहां है? इन द फील्ड। लिखो। तो पहले ये देखना है कि क्या है, उसके बाद बताना है कि कहां है। ठीक है। मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, क्या बनेगा? हाँ, देयर आर माई फ्रेंड, कहां है? इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और जैसे हमने बनाना है, सिंपल बनाते हैं एक और। दो बाइक्स हैं, दो बाइक्स हैं, बनाओ। देयर आर टू बाइक्स, कहां है? मेरे घर में, इन माई हाउस या इन माई होम। चार पियन हैं, पियन, पियन माने चपरासी। देयर आर फोर प्यून्स, वैसे प्यून करते हैं इसको प्रोनाउंस ब्रिटिश इंग्लिश में। देयर आर फोर प्यून्स, कहां है? मेरे पापा के ऑफिस में, इन माई पापाज या फादर्स ऑफिस। दो आंखें हैं, देयर आर टू आईज, कहां पे हैं? मेरे चेहरे पर। और इसके लिए यूज करना है ऑन। ऑन का भी यूज करते हैं जब सरफेस पे, सरफेस पे, ऑन माई फेस। या पूरा लिखना हो, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान हैं। देयर आर टू आईज, कॉमा, वन नोज, कॉमा, वन माउथ, कॉमा, एंड टू ईयर्स, कॉमा तो नहीं आएगा, एंड टू ईयर्स ऑन माई फेस। पूरा बना सकते, देखो ना ट्रायल करके। 42 कुर्सियां हैं, 42 कुर्सियां हैं, चेयर्स। क्या बनेगा? देयर आर 42 चेयर्स, कहां हैं? इस कमरे में, इन दिस रूम। अब बनाओ सबके नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बना के बताओ जल्दी। फोर्टी के स्पेलिंग ठीक लिखना भाई, इसमें यू नहीं होता। 4 में यू होता है, FOUR, लेकिन 40 में नहीं, वहां सीधा हो जाता है FORTY। देयर आर 42 चेयर्स, मैंने एक ही लिया, आप सब में करोगे, इन दिस रूम। हाँ जी, नॉट लगाना होगा तो नॉट हमेशा कब लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो। देयर आर नॉट 42 चेयर्स इन दिस रूम, लग जाएगा। और भी सेंटेंस आपने लिखे हैं, सब में नॉट लगा के चेक कर लो।
फिर एक चीज और याद रखना, इसमें जब भी नॉट ए आएगा ना, कुछ जैसे देयर इज नॉट ए काउ, वहां नोट ए की जगह पे नो लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो ऐसा लिख दिया, देयर इज अ चेयर, सपोज कर रहा हूं, एक सेंटेंस दिया, देयर इज अ चेयर, अब लिखना है चेयर नहीं है वहां, सो देयर इज नॉट अ चेयर, ऐसा लिख सकता हूं, ये भी ठीक है। और इस नॉट ए को मैं नो में भी चेंज कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, देयर इज नो चेयर। हाँ जी डन, आगे चलो। नेगेटिव लग गया, इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, बनाओ। इंटेरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब को उठा के वाक्य के शुरू में, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर देयर 42 चेयर्स इन द रूम। फिर वही आपका जो फ्लो है बोलने का, लास्ट वाले जो बोलने हैं शब्द, तो उसमें स्ट्रेस ज्यादा। देयर इज अ काउ, सॉरी देयर इज अ चेयर, इज देयर अ चेयर, क्योंकि इज कहां आ गया है शुरू में, इंटेरोगेटिव तभी बना है ना जी। जैसे बना रहे थे ना, दिस इज अ बुक, इज दिस अ बुक, वैसे ही देयर इज अ बुक, इज देयर अ बुक। जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जगह बस देयर है, बाकी तो सेम ही है। बनाओ दो चार का बना के देखो जो पहले के वाक्य लिखे। नेगेटिव में बनाना, इंटेरोगेटिव भी बनाना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बनाना, सारे बनाने। दो चार सैंपल बना के देखिए। ये आगे सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव। अगर ए पूछूं इज देयर अ बुक, तो आंसर क्या होगा, इज देयर अ बुक। दो ही पॉसिबिलिटी है, यस देयर इज अ बुक, नो देयर इज नॉट बुक, या देयर इज नो बुक। मैंने बोला जब हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, यस या नो। अगर इसमें मैं और चीज ऐड करूं, जैसे कोई WH वर्ड, जैसे वाई कर दूं, हाउ कर दूं, इज देयर अ बुक, वाई इज देयर अ बुक, किताब वहां क्यों है, या किताब क्यों है, बिकॉज आई प्लेस्ड इट देयर, मैंने रखी है इसलिए है भैया। वाई इज देयर अ बुक, बिकॉज कोई कारण होगा उसकी जगह। हाउ इज देयर अ बुक, किताब कैसे हो सकती है, मैंने तो चेयर रखी थी। हाउ इज देयर अ बुक, मैंने क्या रखी थी, चेयर, तो हाउ कम देयर इज बुक, आई प्लेस्ड अ चेयर। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, पर ये जो WH वर्ड लगता है हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव में और एक वर्ड ऐड कर दिया इस तरफ को, वाई, वेयर, हाउ, जो आपको चाहिए। बाकी वेयर और व्हाट सिंपल बोल देंगे, वेयर इज द बुक एंड वेयर इज द चेयर, बन जाएगी बात। अब ये छठी, अभी पांचवी छठी की क्लास का लेवल का कर रहे हैं हम, ये उधर कराते हैं पांचवी छठी, ठीक है जी। नेक्स्ट वेरिएशन, नेक्स्ट वेरिएशन है रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब। जहां हमने यूज किया अभी तक इज एम आर, उसकी जगह पे क्या यूज करके दिखाना है, वॉज वर और विल बी शैल बी। पहले ये, उसके बाद अगला, पहले ये, पहले ये, ठीक है। तो अब पहले मैं बोल रहा था कि मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय,
मैं लड़का था, आए, एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज अ बॉय। बाकी सेम ही है। फिर मैंने पूछना है क्या मैं लड़का था, वॉज आई अ बॉय, बाकी चीज सेम है। तो 3 सेंटेंस ले लें सैंपल, उसी को आगे चलाएंगे। ठीक है, एक ले लीजिए ये, आई एम अ गुड बॉय, इसकी जगह हो गया आई वॉज अ गुड बॉय या आई वॉज अ गुड गर्ल। एक ये लिख लो। फिर एक ले लो सैंपल, इस कमरे में 3 खिड़कियां थी ज्यादा थी, वर, THERE, देयर, पहले था ना देयर आर, कमरे में खिड़कियां हैं, अब आ गया देयर वर, कितनी खिड़कियां, 3, 3 विंडोज इन दिस रूम। और एक लिख लो, ये सब पुरानी किताबें थी, यह सब, तो यह सब मीन्स दीज, और पास्ट लगाना है तो वर, ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स। या तो अंदर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, यहां बैठ के बातें मत करो। दीज वर ओल्ड बुक्स। अब फटाफट इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव लगा के देखो, 2-3 सेंटेंस बहुत है। नेगेटिव बनाना होगा तो वॉज नॉट, वर नॉट, बना के देखो और पढ़ के सुनाओ मुझे क्या बन रहा है। ऐसा ही बनेगा, नॉट ही तो लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल गई है, इज एम आर की जगह आ गया वॉज वर, बाकी कुछ भी नहीं। दीज वर नॉट ओल्ड बुक्स, क्या ये पुरानी किताबें थी, यस, ये यहां आ जाएगा, ये तो यही है। वर दीज ओल्ड बुक्स, बोलने का लहजा बदल जाएगा क्योंकि सवाल पूछ रहा हूं, और लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन, लिख डालो वर दीज ओल्ड बुक्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। So was it a red fan? No, it was not a red fan. क्योंकि इंटेरोगेटिव में सवाल है तो 2 ही आंसर है, इज एम आर के साथ। अब was were के साथ सवाल, बात तो वही है। Were these old books? No, these were not old books. Were these old books? Yes, these were old books. मतलब हेल्पिंग वर्ब से सवाल है तो आंसर तो ही है ना, तीसरा है ही नहीं। इंटेरोगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वर दीज नॉट ओल्ड बुक्स। इंटेरोगेटिव भी है, वर से शुरू हो रहा है, नेगेटिव भी है। वॉज नॉट कंबाइन होके बन जाता है वॉजंट, वर नॉट कंबाइन होके बन जाता है वरंट। ठीक हो जाएगा, वॉजंट वरंट, वर नॉट। अगर देखो इकट्ठे वाला सेंटेंस बोलना हो तो वर और नॉट कंबाइन है, तो इसको तो यही बोल दूंगा इसके साथ ही, वरंट दीज ओल्ड बुक्स, फिर ये यहां नहीं बोला जाएगा। मतलब ये सारी वेरिएशंस हैं, कुछ स्पोकन में काम आती हैं, कुछ रिटन में काम आती है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। हो जाएगा। और WH वर्ड लगा के भी देख सकते हो आप, वाई वर दीज नॉट ओल्ड बुक्स, यह पुरानी किताबें क्यों नहीं थी, तो कारण होगा कुछ ना कुछ। कैसे हैं ये पुरानी किताबें या किताबें थी, हाउ वर दीज ओल्ड बुक्स, पुरानी नहीं थी भैया, ये नहीं थी। तो वाई अब जो भी हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ड, वो भी इससे पहले, सिंपल इंटेरोगेटिव से भी पहले। बस ये बोलने की कोशिश है
कि रूल वही रहता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाने से रूल नहीं बदलते भैया, रूल तो सेम ही है। ये आ गया सिंपल इंटरोगेटिव। और अगर WH वाला बनाना है तो वाई वर दीज ओल्ड बुक्स, हाउ वर दीज ओल्ड बुक्स, इस तरह से बन जाए। चलो आगे, ये वॉज वर का एग्जाम्पल था। आई वॉज अ गुड बॉय, वॉज आई अ गुड बॉय, वॉज आई नॉट अ गुड बॉय, वाई वॉज आई अ गुड बॉय, हाउ वॉज आई अ गुड बॉय, ये चल पड़ेगा। विल बी, शेल बी, लगा के देख लो। पहले किया आई एम अ गुड बॉय, फिर किया आई वॉज अ गुड बॉय, अब शेल बी। आई और वी के साथ नॉर्मली लगता है शेल, बाकी सबके साथ लगता है विल। अगर आप आई और वी के साथ विल भी लगा देते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड यूजेज ब्रिटिश ग्रामर में आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। और अगर उल्टा कर देंगे तो उसका अर्थ हो जाता है डिटर्मिनेशन या पक्का कोई चीज, है ना। जैसे आई एम मैड, आई वॉज मैड, आई विल बी मैड, तो मतलब मैं पक्का गुस्सा करूंगा या पक्का पागल हूंगा। अगर आई शैल बी मैड करता हूं तो सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा हूं। विल बी और शैल बी बताते हैं क्या है, जैसे इज एम आर ने बताया है, हु है प्रेजेंट में, वॉज वर ने बताया था, थे, थी पास्ट में, तो फ्यूचर बताएगा होगा, होगा फ्यूचर में। यह पंखा है, यह पंखा था, यह पंखा होगा, इट विल बी फैन, ऐसा हो जाएगा। लिखो लिखो, सेंटेंस लिखो। पहला तो लिख दो, मैं सक्सेसफुल हूंगा फ्यूचर में, आई शैल बी सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल था, आई वॉज सक्सेसफुल, तो सिंगल ही वर्ड था। अब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है, शैल बी है, बी भी है, ये साथ ही रहता है। आई शैल बी सक्सेसफुल। अगर मैंने ये लिखना है कि मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूंगा, यहां थोड़ा ध्यान देना, ये जो एडवर्ब्स है ना, एडवर्ब्स बोलते हैं इनको, जैसे ऑलवेज, जैसे नेवर, जैसे ऑफन, इनकी प्लेसमेंट बड़ी जरूरी है समझना। तो नॉर्मली जो ऑलवेज या नेवर है ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। मैं हमेशा सफल रहूंगा, आई शैल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, ये ध्यान रखना। मैं कभी सफल नहीं रहूंगा, आई शैल नेवर बी सक्सेसफुल। मैं अक्सर अक्सर सक्सेसफुल रहूंगा, आई शैल ऑफन बी सक्सेसफुल। ये है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये दिक्कत करेगा। इसके भी एग्जाम्पल लिखो दो तीन, इन तीन चार वाक्यों को लिख लो। पहले ये लिखो सिंपल, फिर ऑलवेज के साथ, फिर ऑफन के साथ, फिर नेवर के साथ लिखो। लिख लिए तो नॉट लिखने, फिर सिंपल नॉट लगाना। पहले सिंपल नॉट कहां लगेगा, शैल के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल। इंटेरोगेटिव, शैल आई बी सक्सेसफुल। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, शैल आई नॉट बी सक्सेसफुल। व्हेन शैल आई बी सक्सेसफुल, कब सफल होऊंगा। बनाओ फटाफट ये 5 से।
लिख डालो फटाफट। सिंपल वाले लिख देता हूं साथ में, आई शैल बी सक्सेसफुल। नॉट होगा तो आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल। इंटेरोगेटिव होता होगा तो शैल आई बी सक्सेसफुल। नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो शैल आई नॉट बी सक्सेसफुल। वेरिएशन लिख लो सारी। फिर WH वाली, माने इस सारे सेंटेंस के साथ हमने ऐड कर दिए WH वर्ड। शैल आई बी सक्सेसफुल, क्या मैं सफल होऊंगा? आंसर यस आई शैल बी सक्सेसफुल। नो, आई शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शैंट। आई शैंट बी सक्सेसफुल, आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल। अब आपसे पूछा विल यू बी सक्सेसफुल? देखो शैल के साथ आई था ना, अब यू के लिए पूछना है तो क्या होगा? विल यू बी सक्सेसफुल? आपसे पूछता हूं विल यू बी सक्सेसफुल? कितने आंसर है? 2 ही है। आपका कॉन्फिडेंस बताता है विल यू बी सक्सेसफुल? यस आई शैल बी सक्सेसफुल। अब आप जब आंसर दोगे आई शैल बी सक्सेसफुल, आपने आंसर दिया आई शैल बी सक्सेसफुल, मतलब आपको भरोसा, यकीन, डिटर्मिनेशन नहीं है। सिंपल बता रहे हो कि हाँ जी, लेकिन आपको भरोसा है, यकीन है। विल यू बी सक्सेसफुल? यस आई विल बी। उल्टा हो गया। जब उल्टा कर दोगे मतलब डिटर्मिनेशन आ जाएगी। समझे लॉजिक? यही होगा ना। फिर यहां सक्सेसफुल रखा है, कुछ और भी तो पूछ सकता हूं। मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। विल यू बी अ डॉक्टर? यस आई शैल बी अ डॉक्टर। कमजोर, पता नहीं, हो जाऊंगा, पक्का नहीं है। आई विल बी अ डॉक्टर, बनूंगा, मतलब डॉक्टर होऊंगा फ्यूचर में, ये आइडेंटिटी होगी। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मतलब बनना चाहता हूं, वो वॉन्ट टू वाली है। हाँ जी, ये हो गया। इससे समझ गए? वेयर शैल आई बी सक्सेसफुल? मैं सफल कहां होऊंगा? यू शैल बी सक्सेसफुल। देखो यू शैल बी, ज्योतिष से पूछने गए वेयर शैल आई बी सक्सेसफुल, सफलता नहीं मिल रही, जगह बताइए पंडित जी मैं सक्सेसफुल कहां होऊंगा? पंडित जी बोल रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, यू विल भी नहीं बोला, शैल बी। यू शैल बी सक्सेसफुल इन दिल्ली, दिल्ली चला जा। समझ रहे हैं अब? कॉन्फिडेंस मतलब कि ये गेम है शैल बी विल बी की, वेयर स्पीकर ऑफ इंग्लिश विल ट्राई टू गिव यू द आइडिया ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टनिटी, निश्चितता का भाव कि कोई चीज निश्चित है होना या नहीं। यू विल बी सक्सेसफुल इन दिल्ली, यू कैन गो टू दिल्ली। हाउ विल आई बी सक्सेसफुल? हाउ शैल आई बी सक्सेसफुल? मैं सफल कैसे होऊंगा? यू विल बी सक्सेसफुल बाय डूइंग हार्ड वर्क। व्हेन विल आई बी सक्सेसफुल? पंडित जी कब मिलेगी नौकरी? यू विल गेट जॉब इन 2024। व्हाई शैल आई बी सक्सेसफुल? क्यों? बिकॉज यू आर अ good person. God helps those who help themselves. जो one day you will be successful. तुम हमेशा सफल रहोगे। You will always be successful. कभी सफल नहीं हो सकते। You will never be successful. हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब जो ऑलवेज एडवर्ब्स हैं टाइम वाली वो रखनी है शैल और विल के बाद और बी से पहले, नॉट भी शैल और विल के बाद बी से पहले। और जब इंटेरोगेटिव में मूवमेंट करेगा तो शैल और विल ही कर रहे हैं, बी तो वहीं पड़ा है। 2 शब्दों से मिलकर बनी है ना वो भी हेल्पिंग वर्ब, किस किस से? विल बी या शैल बी। फिर मैंने बोला नॉट लगाना विल के बाद या शैल के बाद। जब मूवमेंट करेगा ये उठ के सब्जेक्ट से पहले आएगा तो कौन सा हिस्सा? पहले वाला है, बी वही है। शैल आई बी सक्सेसफुल? Shall I not be successful? Shall I always be successful? अरे समझ रहे हो? इसी तरह से इसी वेन में और है, डिटेल में नहीं जा रहा, आपने सिर्फ अर्थ लिख लिए। जैसे कैन बी, आई शैल बी की जगह लिख दिया आई कैन बी।
सक्सेसफुली ले लेते हैं। अब कैन बी दो शब्दों से मिलके बनी है, बाकी रूल सेम है, बस अर्थ बदल गया। कैन बी मतलब हो सकता हूं, मेरे पास क्या है, कैपेसिटी। कैन स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी, मे स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, शुड स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ought stands for moral responsibility, must stands for certainty। भाई इतना ही तो है, बचा क्या? would stands for probability, simple probability in present tense, मतलब जो imaginary है। I would be a king, will be a king, would be a king, मतलब मैं सोचता हूं राजा बन जाऊं, वैसे आई कैन बी सक्सेसफुल, हो सकता हूं क्योंकि मेरे पास है क्षमता। ही कैन बी सक्सेसफुल, वी कैन बी सक्सेसफुल। सबसे बड़ी बात यह है कि कैन सबके साथ, कोई आई वी की नहीं, कुछ भी लगा लो सब्जेक्ट में। बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं, चिल्ड्रन कैन बी सक्सेसफुल, स्टूडेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन बी सक्सेसफुल। नहीं हो सकते, आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल। क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, क्षमता। कैन आई बी सक्सेसफुल, वही चीज है, वही रूट है, वही आपका पैटर्न है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। शैल बी विल बी की जगह क्या लेके आ गए, कैन बी। बाकी रूल वही है। आई कैन ऑलवेज बी सक्सेसफुल, कैन आई ऑलवेज बी सक्सेसफुल, इस तरह से चलेगा। कैन भी बता देगा क्षमता, मे भी बता देगा संभावना, शुड भी बता देगा होना चाहिए, जरूरत, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई शुड बी सक्सेसफुल, शुड आई बी सक्सेसफुल। यू शुड बी ओल्ड, शुड यू बी ओल्ड। द फैन शुड बी व्हाइट, शुड द फैन बी व्हाइट। पंखा सफेद होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था भैया सफेद वाला। आई ऑर्डर्ड अ व्हाइट फैन, इट शुड बी व्हाइट बट इट इज नॉट व्हाइट। शुड बी मतलब होना चाहिए पर नहीं है। आप कर लोगे गेम, समझ गए अब क्या हो रहा है। ये देर के साथ भी लग जाएंगे। गाय है, देर इज अ काउ। गाय थी, देर वॉज अ काउ। गाय होगी, विल बी अ काउ। गाय हो सकती है, क्षमता है, देर कैन बी अ काउ। गाय होनी चाहिए, देयर शुड बी अ काउ। अवश्य गाय होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ काउ। नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी अ काउ, मस्ट नॉट बी अ काउ। हमेशा घर में गाय होनी चाहिए, देयर मस्ट ऑलवेज बी अ काउ इन होम। बन जाएगी बात। पैटर्न पकड़ना है और वर्ब अप्लाई करके देखना। कल भी होगी क्लास ऐसी लंबी वाली, तो आप पकड़ के रखो कि कल क्या करके लाना है। अप्लाई करके लाना है। सेंटेंस लिख लो 3, सब सारी वेरिएशन करके लानी है। लिख लो, कोई 3 लिख लो। एक लिख लो, कमरे में खिड़कियां होनी चाहिए। देखो जब आप हिंदी सुनते हो ना, कमरे में खिड़कियां होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले कौन सा फ्रेज पकड़ना है, कौन सा हिस्सा पकड़ना है? कमरे में नहीं पकड़ना, वो बात की बात है। खिड़कियां होनी चाहिए, तो उसको सिंपलीफाई करो। खिड़कियां हैं, देयर आर विंडोज। होनी चाहिए, देयर शुड बी विंडोज। कहां होनी चाहिए? कमरे में, इन द रूम। इंग्लिश क्या बन गई? देयर शुड बी विंडोज इन द रूम। लिखो, देयर शुड बी विंडोज इन द रूम। आपका काम क्या होगा? देयर कैन बी विंडोज इन द रूम, देयर मे बी विंडोज इन द रूम, देयर मस्ट बी विंडोज इन द रूम, देयर ऑट टू बी विंडोज इन द रूम, देयर शुड नॉट बी विंडोज इन द रूम। ये पैटर्न बनाने हैं और कोशिश करनी है बोल के देखने की। शुड देयर बी विंडोज इन द रूम? आर देयर विंडोज इन द रूम? व्हाई शुड देयर बी विंडोज इन द रूम? आई शुड बी सक्सेसफुल, व्हाई शुड आई बी सक्सेसफुल? WH इसमें भी तो लग जाएगा, पैटर्न तो सेम ही है, वो भी तो बदल रहे हैं। और उनके आंसर्स, शुड आई बी सक्सेसफुल? यस, आई शुड बी सक्सेसफुल। शुड आई बी सक्सेसफुल? नो, यू शुड नॉट बी सक्सेसफुल। नो, आई शुड नॉट बी सक्सेसफुल। जो भी माने, जब हेल्पिंग वर्ब, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम कर रहे हैं ना। पहले हमने लिख दिया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स।
तो इनके लिए बस पैटर्न सेम रहेगा, रूल सेम रहेंगे, सिर्फ सेंस बदल जाती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने अलग यूज कर ली। लिखा, पहला सेंटेंस क्या आ गया, कमरे में खिड़कियां होनी चाहिए। एक लिख लो, मेरी दादी बीमार है, माई ग्रैंड मदर इज इल। इसकी वेरिएशन लगानी है, बीमार थी, हो सकती है, होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वेरिएशन। फिर एक और लिख लो, हम सब पढ़ाकू या हार्ड वर्किंग कर दो, मेहनती। वी आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। इतना काफी है। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सब लगा के चेक करना, वाई वेयर लगा के चेक करके बोल के देखना है। एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हो, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हो। नॉर्मली सवाल जैसे मैं पूछता हूं किसी से, कोई एब्सेंट है, हम पूछते हैं वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर आर यू। फोन पे पूछते हो हेलो वेयर आर यू, हिंदी में पूछते हैं कहाँ है, फिर वो लोकेशन बताता है, आई एम इन द कैंटीन। तो मैं यहां पूछ रहा हूं वेयर वर यू, आप यहां वेट कर रहे थे, आधे घंटे बाद वो टपका वेयर वर यू, वो बोलता है आई वॉज इन द कैंटीन, आई एम इन द कैंटीन। वो फोन पे बोलेगा वेयर आर यू, तब वो बोलेगा आई एम इन द कैंटीन। आपसे आधे घंटे बाद मिला, आप ढूंढ रहे थे भाई कहां था, वेयर वर यू, आई वॉज इन द कैंटीन। वेयर विल यू बी टुमारो एट 12:30, कल 12:30 बजे आप कहां होंगे, आई शैल बी इन द लाइब्रेरी, क्योंकि कल की बात है ना, तो आई शैल बी इन द लाइब्रेरी। हालांकि आप जाते नहीं हो मुझे पता है, बट आप ऐसा एस्यूम कर सकते हो कि आप लाइब्रेरी में होंगे। वेयर विल यू बी टुमारो ऑन संडे, संडे को कल आप कहां होंगे, आई शैल बी इन माई होम, मैं कहां होऊंगा, घर पे। आई शैल बी इन पठानकोट, मैं कहां होऊंगा, पठानकोट में। समझे कुछ लॉजिक? ये कौन से वाक्य हैं जहां हमने सहायक क्रिया इज एम आर, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से वाक्य बनाने हैं। इन वाक्यों में हम नॉर्मली अस्तित्व स्थापित करते हैं, कोई चीज है, थी, होगी, होनी चाहिए, हो सकती है। ये होने की रेंज है, सिंपल है नहीं है ना, थी भी हो सकता है, होगी भी हो सकता है, हो सकता है, ये सारा। तो ये सारी रेंज हमने डिस्कस की है, होने की रेंज ऑफ एग्जिस्टेंस। पढ़ी कुछ बात पल्ले? आगे थक गए? अरे थक गए? चलो 10 मिनट एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है अधिकार का, वो एक डिस्कस कर लेते हैं साथ में। अधिकार वाला समझते हो क्या होता है? अधिकार मतलब कि किसी चीज के पास कोई चीज होना, अधिकार। नॉर्मली अधिकार बड़ी रेंज में चला जाता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास व्हाइट स्वेटर है, मेरे पास व्हाइट स्वेटर है, तो कैसे बोलूंगा? सिंपलेस्ट तरीका होता है विद द यूज ऑफ हैज और हैव। अब हिंदी में आएगा, हिंदी में है ना। अब नॉर्मल तो हम पढ़ते हैं कि मैं, मेरा, मुझे होता है आई, मी, माय, और मेरे के लिए हम लगाते हैं माय। लेकिन यहां पे जब हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तो सेंस को बनाने के लिए मेरे पास को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? आई हैव के साथ। मेरे पास मतलब माई हैव नहीं करते, क्या करेंगे? आई हैव। जैसे सपोज करो स्वेटर है, आई हैव अ स्वेटर।
अब ये जो आई हैव अ स्वेटर है, क्योंकि मेरे पास है तो ये कैसा है, मेरा स्वेटर। आई हैव अ स्वेटर, माई स्वेटर। तो सेंस के बेसिस पे अगर बात करूं, आई हैव अ पेन मीन्स माई पेन, आई हैव अ बुक मीन्स माई बुक, यू हैव अ पेन मीन्स योर पेन, यू हैव अ बुक मीन्स योर बुक, यू हैव अ बाइक मीन्स योर बाइक। यही होगा ना, सेंस के लेवल पे सोचो, है ना। वी हैव अ रूम मीन्स आवर रूम, वी हैव अ रूम मीन्स आवर रूम। तो ये जो अधिकार है इसको बता सकते हैं। ये वाली सेंस प्रेजेंट की है, अभी है मेरे पास, आई हैव अ पेन, तो ये हमने बोल दिया हैव के साथ। अब हैव कहां कहां लग रहा है, आई के साथ लग जाएगा, वी के साथ लग जाएगा, सारे प्लूरल के साथ लग जाएगा। क्या बता रहे हैं, अधिकार। ठीक है जी। पेन कहां है, सपोज करो पॉकेट में, अब कैसे बनेगा, आई हैव अ पेन, स्वेटर नहीं पेन, कहां पे है, पॉकेट में, इन माई पॉकेट। अगर मैंने बनाना है कि उसके पास, मेरे पास के लिए बनाया आई हैव, अब बनाना है उसके पास, ही के साथ लगता है हैज, शी के साथ लगता है हैज, इट के साथ लगता है हैज। ये सिंपलेस्ट है अभी, सिंपलेस्ट, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बेस्ट बोले जाते हैं। ठीक है जी। और ही हैज, शी हैज, हिंदी में वैसे हम बोलेंगे उसके पास, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे, जैसे एग्जाम्पल, ही हैज अ पेन मतलब हिज पेन, यही नहीं हुआ, आई हैव अ पेन माई पेन, ही हैज अ पेन हिज पेन, शी हैज अ पेन हर पेन। इंग्लिश में हर यूज करते हैं ना लड़की के लिए, उसका पेन लड़के का, लड़की का, यही होगा सेंस के लेवल पे। फिर इट हैज अ पेन, इट्स पेन, इसका, जैसे मोबाइल का कवर, इसका कवर, इट्स कवर, मोबाइल से कवर नहीं बोला, इट्स कवर, इसका अर्थ हिंदी में होता है इसका, लड़के के लिए उसका, लड़की के लिए उसका, इसका। सेंस के लेवल पे समझ गए बात। नॉर्मली ये चीज बताती है किसी चीज के अंदर कोई चीज है, मतलब बॉक्स के अंदर है तब भी ये चीज लग जाएगी। हैज, जैसे इस बॉक्स में पेन है, दिस बॉक्स हैज पेन्स, बॉक्स के अंदर है। या देयर के साथ भी बोल सकता हूं, देयर आर पेन्स इन दिस बॉक्स। ये बात फॉलो हुई। हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, ही शी इट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई और वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, यू के साथ हैव, बाकी सबके साथ हैज। बताते क्या है, अधिकार। सिंपलेस्ट तरीके से अधिकार बताता है। दूसरी इसके साथ चीज और ऐड कर लेते हैं, जितने भी देर वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें इन आया था, ये वाली फ्रेज आई थी, जैसे देयर इज अ चेयर इन द रूम, जिसमें भी ऐसे आया था, वहां पे वो जो इन के बाद वाले फ्रेज होती है या क्लॉज रहती है, उसको मैं बेस बना के हैज हैव से भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। इन दोनों की वैल्यू बराबर है। ये समझ लो, देयर इज अ चेयर इन दिस रूम, इन के बाद क्या आया था, दिस रूम, तो दिस रूम को मैं सब्जेक्ट बना के, तो दिस रूम सिंगुलर है तो हैज लगा के ए चेयर लिख सकता हूं, मतलब इन दोनों की ग्रामेटिकल वैल्यू बराबर है। देयर इज अ चेयर इन दिस रूम इज इक्वल टू दिस रूम हैज अ चेयर। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, बोलो बोलो, हाँ जी, पहले कोई एक बोलो, तुम बताओ। मेरे परिवार में 5 सदस्य,
जल्दी बोलो, इतना सोचने वाला कुछ नहीं है, खड़े होके बताया करो। हाँ बोल। ए तो नहीं लगेगा ना, दोबारा बोल। ए नहीं लगेगा, बाकी ठीक है, दोबारा बोलो। मेंबर्स इन माय फैमिली, माने कौन से तरीके से बोला इसने, हैज हैव वाले से। देयर से कैसे बोलोगे? वेरी गुड, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या माय फैमिली आया इन के बाद तो माय फैमिली पहले, माय फैमिली हैज 5 मेंबर्स, या आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। 3 तरीके से बोल सकते हो एक ही वाक्य। लिख लें चाहे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सबसे कॉमन वाक्य है जब भी आपकी इंट्रोडक्शन होगी। क्या क्या लिख सकते हो? आई हैव, मेंबर्स कितने हैं वो, आई हैव 3 मेंबर्स इन माय फैमिली, या देयर आर 3 मेंबर्स इन माय फैमिली, या माय फैमिली हैज 3 मेंबर्स इन इट। माय फैमिली हैज 3 मेंबर्स इन इट। इतनी बात क्लियर है? नॉर्मल बात है ये, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं झगड़े वाला। फिर जैसे ये लिखा था देयर इज अ चेयर इन द रूम, इज देयर अ चेयर इन द रूम, इज देयर अ चेयर इन द रूम। यहां हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज। आई हैव अ पेन, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैव। ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स बताती हैं अधिकार, इज एम आर वाली बता रही थी अस्तित्व, ये बता रही हैं अधिकार। आई हैव अ पेन, हैव आई अ पेन? She has a chair, has she a chair? यही होगा ना। My family has 5 members, has my family 5 members? नहीं कर सकते चेंज? कर सकते हो। इसकी एक और कॉम्बिनेशन भी है, पर वो मैं बताऊंगा जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे इसके बाद। वो एक और भी है अधिकार बताने के लिए, फिलहाल नॉर्मली समझने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अधिकार और कैसे बता सकता है? पास्ट में बताना हो तो पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे? हैड। आई हैड अ पेन, हैड मतलब था, पिछले कल था आज नहीं है। आई हैड अ पेन यस्टरडे इन माई पॉकेट बट टुडे आई हैव नो पेन। पहले था पिछले कल, आज मेरी पॉकेट में पेन नहीं है। तो हैड, हैड मतलब अधिकार होना, किसी चीज का मेरे पास होना, किसी के पास होना, पर पास्ट सबके साथ लग जाता है। इसमें हैज हैव की तरह झगड़ा नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, सबके साथ हैड। शी हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, वी हैड अ पेन, चिल्ड्रन हैड अ पेन, चिल्ड्रन हैड पेन्स, ज्यादा थे उनके पास। फ्यूचर में जाएंगे तो विल हैव, शैल हैव, इसमें हैज नहीं होता, सीधा ही होगा विल हैव या शैल हैव। आई शैल हैव अ पेन टुमारो, कल मेरे पास पेन होगा। कल मेरे पास फरारी होगी, आई शैल हैव फरारी कार टुमारो, कल होगी। पहले था कल मैं बनूंगा, आई शैल बी, वहां शैल के साथ क्या था? यहां बी, बी मतलब बनना, होना। आई शैल बी मैड, सपोज करो, लेकिन यहां है कि मेरे पास होगा कुछ, तो आई शैल हैव, फ्यूचर में आई शैल हैव। सपोज करो आज मेरे पास फोन नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं आई शैल हैव अ फोन टुमारो। और कौन सा फोन होगा? महंगे वाला, आई शैल हैव एन एप्पल आईफोन, या कोई भी जो आता है महंगे वाला टुमारो होगा, तब ये वाला लगा लेंगे। विल हैव मतलब यू, जो आई और वी है उसके साथ शैल लगना है, बाकी सब के साथ विल लगना है। सिंपल अर्थ है होना। इस विल और शैल को मैं बदल दूं, किससे बदल दूं? बड़ा सिंपल है, हो सकता है, कैन हैव, हो सकता है, संभावना, मे हैव, होना चाहिए, होना चाहिए, शुड हैव, आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ पेन, आपके पास पेन अवश्य। क्यों? वाई यू मस्ट हैव अ पेन? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट।
यही होता है। तो वो हम ऐड करते चलेंगे भैया वो वाले वर्ड जो पहले किए, और ये इसकी सेंस बदलती जाएगी। कैन हैव हो सकता है क्षमता, मे हैव हो सकता है संभावना। आई मे हैव अ ब्लैक पेन, मे हैव का मतलब है हो सकता है, संभावना चेक करना पड़ेगा। आई माइट हैव अ ब्लैक पेन, मे का जब माइट बन जाता है मतलब संभावना पर बड़ी क्षीण। ठीक है, तो इस तरह से ये चलना है। बाकी थोड़ा ब्रेक के बाद करते हैं। सो पहले वाले लेक्चर में वी वर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स और अस्तित्व को बयान करने की, अस्तित्व को डिफाइन करने की हम चीजें ढूंढ रहे थे। अभी मैं आ रहा हूं टेंसेस पे। पहला टेंस डिस्कस कर लेंगे आज। टेंसेस में हम लोग जब भी शुरुआत करें, टेंस का मतलब होता है टाइम, ये ध्यान रखें हमेशा। टेंस मींस टाइम। अब जो आपको पेपर में लिखने को आता है या वैसे जनरली आपको जो आना चाहिए वो रहता है जहां आपको एक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, एक्शन के बारे में बताना होता है। अब एक्शन क्या है? पहले वाली क्लास में, पिछले लेक्चर में, अभी जो हमने आज दिन में सुबह में आया था, तब मैंने आपको बताया था बीइंग के बारे में। बीइंग या स्टेटस, या हम इसको और भी बोल देते हैं एग्जिस्टेंस। इसका अर्थ क्या है? बीइंग, स्टेटस, एग्जिस्टेंस मतलब हम स्थिति के बारे में बता रहे हैं, चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज का होना निश्चित कर रहे हैं कि ये पेन है, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, पेन है, बस डन। कुछ कर नहीं रहा, लिख नहीं रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। नो एक्शन, ओनली स्टेटस, ओनली बीइंग, ओनली एग्जिस्टेंस। दिस इज अ फैन, इट इज अ फैन, इट इज अ व्हाइट फैन, इट इज अ वेरी गुड फैन। सिर्फ मैं बता रहा हूं चीज के बारे में, चीज को डिफाइन कर दिया कि है, देयर इज अ फैन, देयर आर 8 फैंस इन द रूम, वो सब बता दिया। फैन क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, वो बात नहीं हुई है। तो जो एक्शन, जो कर्म, जो क्रिया मैं करूंगा, मतलब सब्जेक्ट तो आ गया, इट इज अ फैन, लेकिन ये फैन करता क्या है? ये चलता है, हवा देता है, होता है ऐसा। उसको कैसे लिखेंगे? माने वो क्या कर रहा है? कुछ एक्शन। अब इस एक्शन के लिए मेरे पास चाहिए वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। वो वर्ड्स कौन बताता है? क्रिया। पहले थी हेल्पिंग वर्ब, वो बता रही थी स्थिति, स्टेटस या बीइंग, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बता रही थी। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। हेल्पिंग वर्ब खाली बताएगी इट इज अ पेन, इट इज अ फैन, लेकिन पंखा चलता है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं बता सकती। हेल्पिंग वर्ब को सहारा चाहिए, क्योंकि वो हमें चलता है कि इंग्लिश भी चाहिए। अब तो वो चलता है बेसिकली क्या है? एक्शन, कोई काम हो रहा है। आई एम अ बॉय, मैं बात करता हूं, तो बात करता हूं के लिए इंग्लिश चाहिए, तो इनको बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोल देते हैं? मेन वर्ब। हालांकि हेल्पिंग वर्ब फिर भी चाहिए साथ में, सहायक क्रिया वो भी आएगी टाइम बताने के लिए, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट सहायक क्रिया में ही है ना। आई टॉक, आई टॉक्ड, उस एंगल से चला गया तो ईडी बताएगा पास्ट है कि नहीं। खैर, तो एक्शन वर्ड्स यानी कि ऐसे शब्द जो हमें क्रिया के बारे में बताएं, जिससे काम का बोध हो, क्रिया का बोध हो, एक्शन के बारे में पता चले, उनको हम वो जानते हैं वर्ब के नाम से, या एक्शन वर्ड्स बोल देते हैं कई बार। अलग अलग ग्रामर में अलग अलग वर्ड लिखा होगा, बेसिक क्राइटेरिया एक ही है। ये ऐसे शब्द हैं जो जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है। Words which tell us about a particular action. Words which tell us about a particular action are called verbs, are called action words, are called main verbs. कुछ भी बता दो, समझ गए कॉन्सेप्ट? जर्नली कितनी तरह के होते हैं ये? जर्नली 3 तरह के, वैसे 5 है तो 3 के हिसाब से चले हम पहले। और ये क्रियाएं कौन सी हैं? जो नॉर्मल एवरीडे चीजों से लेके कई कुछ हो सकता है, मतलब कई तरह की है। नॉर्मल 150-200 के अराउंड ये रहती हैं, आपकी बुक में लिस्ट बनी होगी। ठीक है, खाना, ईट, गाना, सिंग, है ना, नहाना, बेथ, छींकना, स्नीज, है ना, खांसना, कफ। फिर और बताओ, तैरना, स्विम, पढ़ना, स्टडी, किताब पढ़ना, रीड,
फिर और चलना, मूव, या पंखा है तो कर सकता है स्पिन, या पंखा है या मैं हूं कर सकता हूं रन, बड़ी तेज भागना स्प्रिंट, क्रियाएं है ना, नाचना डांस, क्रियाएं हैं। और इनकी फॉर्म्स रहती हैं। कैसी फॉर्म्स होती हैं? बेसिक फॉर्म्स है 3। ये वाली जो फॉर्म मैं लिख रहा हूं इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। नॉर्मली इसके पहले लगता है टू, नॉर्मली टू डांस, टू ब्रेथ, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है इसकी, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो जो जनरली पास्ट फॉर्म बनती है उसमें ईडी ऐड करते हैं जनरली, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो वाली हैं जिनके बेस रूट वर्ड में, रूट वर्ब में ऐड हो जाएगा ईडी, है ना जी। और कुछ चेंजेस डिफरेंट होती है, उसमें साउंड चेंज होता है। जैसे ईट का बन जाता है एट, ये याद ही करनी पड़ती है। जैसे सिंग का हो जाता है सैंग, बेद का हो जाएगा डी लग जाएगा बेडेड, स्नीज का हो जाएगा स्नीज्ड, कॉफ का हो जाएगा कॉफ्ड, स्प्रिंट स्प्रेंट स्प्रेंट, रीड का हो जाएगा रेड। स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंस में रेड करूंगा, ठीक है। स्विम का हो जाएगा स्वैम। और कुछ केसेस में जैसे ये जो वाई लिख रखा है, इस वाई का बन जाता है आई, साथ में लगा देते हैं ईडी, स्टडीड। समझ रहे हैं लॉजिक? ये है इसकी फॉर्म्स। और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म के बराबर ही होती है, एक जैसी होती है रेगुलर में। रेगुलर जैसे समझ लो टॉक टॉक्ड टॉक्ड, कैच कॉट कॉट, तो सेकंड थर्ड सेम है। लेकिन स्विम स्वैम स्वम थर्ड डिफरेंट है, याद करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई हल नहीं है सिवाय याद करने के लिए। कैटेगरीज बना लो, रेगुलर वर्ब्स जिनमें ईडी 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 लगना है, ऐसी वर्ब जिनमें ईडी ईडी लगना है। कुछ ऐसी हैं जिसमें सेकंड और थर्ड वाला वर्ड सेम है, टीच टॉट टॉट, लर्न लर्नड लर्नड, लर्न लर्नड लर्नड, दो होती हैं उसकी। अब ये याद होंगी तब हम आगे टेंस कर पाएंगे, नहीं तो जीरो, कोई फायदा नहीं। अरे मुझे क्रिया ही नहीं पता तो मैं टेंस बनाऊंगा कैसे, ट्रांसलेट कैसे करूंगा? बन सकता है? नॉट पॉसिबल। हमें चाहिए ना ये। तो 3 तो बेसिक आगे वेरिएशन इसकी, है ना। इसके अलावा जो वेरिएशन होती है बता देता हूं, यूज कैसे कैसे होनी वो आगे आ जाएगा। एक आगे जैसे सपोज करो मैं रीड ले लेता हूं या राइट ले लेता हूं, सेकंड फॉर्म आ गई रेड, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई रोट, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिटन, इसकी थर्ड फॉर्म सेम ही है, रीड रेड रेड। कुछ होती है वो सेम ही रहती है, सिट सैट सिट, सिट सैट सैट होता है शायद, सिट सैट सैट, है ना। कुछ ऐसी सेम ही रहती हैं, जैसे स्पिट स्पिट स्पिट, है ना। जैसे पुट 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 पुट, इनकी सेम ही रहती हैं। हमें कुछ केसेस में सेम भी मिलेंगी तीनों। खैर, राइट रोट रिटन 3 है, रीड रेड रेड 3 है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक वेरिएशन जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है एस या ईएस। ऐसे लगता है नॉर्मली, ईएस लगता है स्पेशल केसेस में तब जब ये जो स्पेलिंग लिख रखी है इसमें या तो टीएच हो या एसएस हो या ईएस हो या एक्स हो, ऐसी ऐसी चीज है, तब ईएस भी लगा देते हैं। जैसे राइट का बन जाएगी राइट्स, ये फिफ्थ टाइप, थर्ड फोर्थ टाइप आ गई। और एक इसमें बोलता है राइट से आईएनजी जोड़ देंगे जब साथ में, तो क्या बन जाता है राइटिंग। ठीक है जी। तो कितनी वेरिएशन है मेरे पास? 5। स्टैंडर्ड वेरिएशन कितनी आ गई? 5। ये बेस फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म है, ये कॉन्टिन्यूटी वाली फॉर्म है, आईएनजी वाली। इनमें अलग अलग रोल भी रहते हैं। जैसे ये जो रिटन है ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेता है, आईएनजी वाली फॉर्म नाउन की तरह काम कर लेती है। ये इनके प्लस बेनिफिट है, मतलब ये वाली फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर लेती है थर्ड फॉर्म, और ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है ये नाउन की तरह काम कर लेती है। ठीक है जी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ गए। हमें इसको यूज करना है। पहले तो सिंपलेस्ट वाले टेंस ले रहा हूं जिसमें हमें कौन से यूज करने, सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म पे ही फोकस होगा। मैं पहले सारे वो लिस्ट कर रहा हूं। तो टेंस मैंने लिखा था टाइम, और टेंस को हम डिवाइड करते हैं इंग्लिश में 3 हिस्सों में। कौन कौन सा है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे ही ये लॉजिकल है। भूतकाल,
वर्तमान काल, भविष्य काल। और अब यह एक पंखा है, वो तो हमने बता दिया हेल्पिंग वर्ब से, दिस इज अ फैन या इट इज अ फैन। नेक्स्ट सेंटेंस ऐड होगा, पंखा चलता है। वो जो चलता है ऐड करना है, वो हमें बता रहा है यहां। देखो, अगर पंखा चलता था पास्ट है, पंखा चलेगा फ्यूचर है, पंखा चलता है प्रेजेंट है। देखो प्रेजेंट में क्या क्या आ सकता है, पंखा चलता है आ सकता है, चल रहा है, चल चुका है, और से चल रहा है। से चल रहा है, टाइम दे दिया, पंखा 2 घंटे से चल रहा है। 4 हमें डिवीजन मिलेंगी हर एक टेंस के अंदर। पहले ले रहा हूं प्रेजेंट टेंस, 4 डिवीजन है। कौन कौन सी? पहली डिवीजन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी डिवीजन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरी डिवीजन है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथी डिवीजन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली ये कॉन्टिन्यूअस ही है, बस इसमें टाइम ऐड कर दी और कुछ नहीं। ठीक है जी, समझ लेनी है बात। एक बार समझ आ गई फिर नहीं दिक्कत, बस समझ नहीं आई आप लोग आगे चले गए बिना एक्सरसाइज किए, बिना मेहनत किए, तब जीरो है। मेहनत का मतलब है रिवाइज किए बिना। घर जाके अगर आपने खुद नहीं 10 सेंटेंस लिखे तब तक नहीं आएगा। यहां बैठ के मुंडी हिलाने से नहीं आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ये है स्किल। स्किल ऑलवेज कम्स विद प्रैक्टिस। बोलना सीखता है इंसान, चलना सीखता है, वो स्किल है। दौड़ना सीखता है, स्किल है। पहले 1-2 कदम चलता है, माँ बाप का सहारा लेके चलता है, गिर जाता है, घुटने छीन लेता है। बाइक चलाते हो, पहले दिन थोड़ी आ जाते हैं सारे गियर डालने। पहले तो बैलेंस बनाना है, बहुत बड़ा टास्क है। उसके ऊपर बैठते हैं, दोस्त को बोले पकड़ के रखी, छोड़ देना। फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करके एक दिन आता है कि आप बातें भी कर रहे हो। गियर कौन कब डाल गया आपको पता भी नहीं चलता। ऑटोमेटिकली आपका माइंड इतना फ्यूज हो गया, सिंक हो गया डिवाइस के साथ कि आप ऑटोमेटिकली चला लेते हो। आटा, लड़कियां जैसे मान लो चपाती बनानी है, पहले दिन थोड़ी गोल बनती है, बन जाती है। पहले दिन वो ऑटोमेटिक घूमती भी नहीं, पहले उठा उठा के पटकनी पड़ती है। इधर से बनाया, फिर उधर से बनाई। फिर जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज बनाते हैं, तो हमें आइडिया लगता है कि यार ये घूमती है, हल्का सा बस आपको जेस्चर देना है, कलाई की मूवमेंट है बस, और कुछ भी नहीं है, घूमती है खुद ही। स्किल सीखा कैसे? प्रैक्टिस से। वैसे लैंग्वेज, पहले मम्मा पापा बोलते थे, फिर सेंटेंस जोड़ने शुरू किए, फिर शब्द बोले, फिर सेंटेंस बोले, फिर कॉम्प्लेक्सिटी में आ गए। ऐसे ही यहां नई भाषा सीख रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विद अ न्यू लैंग्वेज। तो उसके पैरामीटर तो समझने पड़ेंगे, उसके बाउंड्री समझनी पड़ेंगी, लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रेंट समझने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस से होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही लेंगे आज, बस इतना ही टाइम है आज हमारे पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट ले रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे, ले लो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपलेस्ट रूल शॉर्ट में जो आप लिख सकते हो, नॉर्मली हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है इत्यादि। एक चीज ये, और इसका रूल क्या है सेंटेंस बनाने का? जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, साथ में लगाना है एस या ईएस, डिपेंड करेगा वो, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा देना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं लगाना। ठीक, ये ऑप्शन है। प्लस ऑब्जेक्ट, और तो कुछ है ही नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगाना होगा तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू या डज ऑप्शनल है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। यही झोला है, यहीं पे सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब ये पकड़ में आ गया समझो 90% अंग्रेजी आ गई। ये याद रखना ही सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए। पता नहीं क्या है आप लोगों की जनरेशन को, यू कांट इवन रिमेंबर सिंपल थिंग। मैक्सिमम की यही गलती होती है। एस या ईएस लगाना है कब? जब सब्जेक्ट है सिंगुलर, या ही शी इट, मतलब कि प्रोनाउन में सिंगुलर आ गया, कोई वह आ गया तब भी लगाना, सिंगुलर आ गया तब भी लगाना। पंखा चलता है, अभी तो सेंटेंस आ गया, पंखा चलता है, हिंदी में लिख रहा हूं पहले, पंखा चलता है।
पंखा, फैन। कोई पर्टिकुलर पंखा है, द फैन। चलता है, अब चलता है मतलब घूमता है, तो या तो स्पिन लगा दो या मूव लगा दो या रन लगा दो। मैंने कोई एक चुन लिया, मैंने लगा दिया फिलहाल सबसे सिंपल वाला मूव, 1 मिनट के लिए मूव। तो द फैन मूव। अब फैन है, सिंगुलर है, अकेला है, एक वचन है, तो मूव्स। बस इज-एम-आर की जरूरत पड़ी, मैंने लगाया ही नहीं। इट इज अ फैन वहां पड़ी क्योंकि पंखा है, इट। अगर मान लो द फैन की जगह मैं प्रोनाउन लगाना चाहूं, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पे यूज होता है, तो जगह के है नाउन, फैन, फैन्स संज्ञा, फैन कॉमन नाउन, इसकी जगह पे क्या लगा दिया, इट। क्यों, ही क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेल नहीं है, शी नहीं लगाया, फीमेल नहीं है, इट लगाया क्योंकि वस्तु है। इट मूव्स, हिंदी में अर्थ हो गया पंखा चलता है, यह चलता है। फॉलो कर रहे हैं बात कुछ? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। बनाओ। पंखा चलता है, वो तो बना हुआ है, कहां चलता है, ऊपर। फैन मूव्स अबव। एंड बच्चा सोता है, बच्चे की इंग्लिश बेबी, सोने की इंग्लिश स्लीप, लेकिन बेबी सिंगुलर है तो एस लगेगा, बेबी स्लीप्स। कहां सोता है, नीचे, बिलो। फैन मूव्स अबव, बेबी स्लीप्स बिलो। मैं रोज गाना गाता हूं। बनाओ। बना? अरे मैं रोज गाना गाता हूं। रोज तो एक्स्ट्रा वर्ड है ना, डेली, उसको हटाओ। मैं गाना गाता हूं, मतलब मैं गाता हूं, पहले तो वो आई, गाने की इंग्लिश सिंग। अब सिंग्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आई को ट्रीट करते हैं प्लूरल, आई, वी, दे प्लूरल है सारे। या कोई बहुवचन लगाओ, जैसे लड़के गाना गाते हैं, तब भी क्या होगा, बॉयज सिंग। अब एक्स्ट्रा वर्ड डालो, रोज गाते हैं तो डेली, एवरीडे, कभी कभी गाते हैं तो समटाइम्स। बॉयज सिंग समटाइम्स, मैं तो रोज गाता हूं, आई सिंग एवरीडे। और क्या गाता हूं, गाना, तो आई सिंग अ सॉन्ग एवरीडे। लिख दिया, लिख दो इसको। हवा चलती है, चलने की इंग्लिश मूव भी है, पर विंड के केस में हम लोग यूज करते हैं ब्लो। क्या यूज करते हैं, ब्लो, मतलब चलने, बहने के सेंस में होता है, बहने के सेंस में। द विंड सिंगुलर है तो बना देंगे ब्लोज। नदी बहती है, बहने की इंग्लिश फ्लो। नदी बहती है, द रिवर फ्लोज। कहां से बहती है, पहाड़ों से बहती है या निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, द गंगा, हाँ जी, एक तो देखो ओरिजिनेट भी ठीक है, पर ओरिजिनेट का हो जाएगा ओरिजिनेट्स, ऐसा लग जाएगा। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयस, एक। दूसरा राइज, द गंगा राइजेस इन द हिमालयस। अब उसका फर्क है प्रेपोजिशन का, ओरिजिनेट अपने आप में अर्थ है कि उसका उद्गम है, वहां से निकलती है। थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना आप, अगर ये जो टेंस है ना, ये 90% चीजें कवर करेगा। कैसे, एवरीडे एक्टिविटीज ये कवर करता है सारी, हैबिट, हॉबीज, सब यही टेंस है। रूटीन सारी ये कवर करेगा, खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, जागता हूं, सोता हूं, इतने बजे नहाता हूं, सब कौन टेंस कवर करेगा, इंडेफिनिट। किसी चीज की समरी बनानी है, क्या होता है आपकी क्लास में, हमारी क्लास में यह होता है।
कवि की पंक्तियां दी होती हैं 4, आप उसकी समरी लिखने लगते हो, प्रसंग, और फिर सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है, पोएट सेज कि दैट, फिर जो लाइनें आगे आएंगी। मतलब 90% टाइम्स ये टेंस आपकी, और एवरीडे लाइफ में ये टेंस यूज हो रहा है। सबसे बड़ी गलती एस या ईएस लगाना, या गलत जगह लगा देना या नहीं लगाना। समझ रहे हैं आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? तो इस चीज के ऊपर फोकस होगा। अब आपका टास्क ये रहेगा, इसमें ये समझना, एक तो नेगेटिव बनाते हुए और झोल है। नेगेटिव बनाते हुए क्या होता है इसमें कि एस या ईएस वो जो लगाया था हमने शुरू में, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही होती सामने कहीं भी, बस ये दिक्कत है। फैन मूव्स इजएमआर तो आया ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, पर है कहां है वो दिखेगी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में। वो हमें खुद से लगानी पड़ती है, वो हम लगाते हैं सब्जेक्ट देख के, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं डज लगाऊंगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं डू लगाऊंगा। असल में जो एस या ईएस था ना, वो डू के साथ आ जाता है, तब ये डज बन जाता है, और कुछ नहीं। जैसे कि पंखा नहीं चलता है, द फैन, अब लगा दूंगा डज नॉट। इस ईएस को हटा के, एस को हटा के मैं डू के साथ ले आया तो बन गया डज, नॉट तो लगाना ही था, द फैन डज नॉट मूव, और यहां से ये एस हट जाएगा क्योंकि यहां आ गया। इसलिए कभी भी डू डज लग गया तो वर्ब की फॉर्म फिर से फर्स्ट की हो जाएगी, फिर इसमें एस या ईएस का कोई काम नहीं रहा, वो यहां आ चुका है ऑलरेडी। द फैन डज नॉट मूव, आई डू नॉट सिंग, और यही हेल्पिंग वर्ब है। एक बार हेल्पिंग वर्ब मिल गई फिर आधा काम आसान, इसको उठा के इधर ले आओ तो इंटरोगेटिव बन गया। डू आई सिंग, डज द फैन मूव, व्हाई डज द फैन मूव, वेयर डू आई सिंग, फिर वो ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। कैसे? जब हमें आइडेंटिफाई हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना के देखो, लिखे आपने अभी जो 2 सेंटेंस 3, इसमें बनाओ। गंगा हिमालय से नहीं निकलती है, एक तो इसको लिख दो। मैं यहां सैंपल ले रहा हूं, सीता पत्र लिखती है, आप अपना लिखो। कुछ एक मैंने लिख दिए, आप कोई और लिख रहे होंगे। कौन सा लिख रहे हो? गंगा वाला। गंगा डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज, या गंगा डज नॉट राइज इन हिमालयाज। एक चीज, डज गंगा राइज इन हिमालयाज, डज गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज, वेयर डज गंगा राइज इन हिमालयाज। अपनी तरफ से बनाते चलो, और बना लो। कोई सिंग वाला बना रहा है, कोई आई डू नॉट सिंग सॉन्ग एवरी डे, डू आई सिंग अ सॉन्ग एवरी डे, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग एवरी डे। बनाओ वेरिएशन। आपको भेजूंगा एक फोटोग्राफ पुराने ग्रामर की, 10th का ग्रामर होता था, उसमें आपको इज एम आर मिल जाएंगे, वॉज वेल मिल जाएंगे, हैज हैव मिल जाएंगे, देयर और इट मिल जाएंगे, और 5th पेज मिलेगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा। उसमें 10 वाक्य दिए हुए हैं, ये समझाया हुआ है सारा विद एग्जाम्पल। 10 वाक्य दिए हुए हैं हिंदी में, वो ट्रांसलेट कर लेने कल के लिए, और जितने भी सेंटेंस दिए हैं उन सबकी वेरिएशन बना के चेक करनी। मेंटली चेक कर लो, रिटर्न कर लो, वो आपकी दिक्कत है। मुझे वो 10 सेंटेंस वेरिएशन वाइज बने हुए चाहिए कल। और इसमें आप करोगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मैं भेजूंगा उधर आपको फोटो, उसमें जितने दे रखे हैं एग्जाम्पल उनको स्टडी करना है, और इंडेफिनिट वाला एक तो कुछ सुबह का भी दिया है लिखने को, वो भी लिखना है, प्लस ये 10 सेंटेंस। और आपने इसलिए लिखना है कि आपने समझना है, आपने इसलिए नहीं लिखना कि आपने मुझे दिखाना है, ये बात ध्यान रखना। चेक मैंने करना है, पर आपका टास्क है उस चीज को यहां बिठा लेना
कि कल को कोई सेंटेंस आपने बोलना है कि मम्मी कहाँ है, वेयर इज योर मदर, मदर इज इन द फील्ड, व्हाट इज शी डूइंग, क्या करती है। अब देखो ये सारे वाक्य क्या बताएंगे, आपकी रूटीन, आपकी हैबिट, आपकी हॉबी। और माई बेस्ट फ्रेंड जब लिखते थे तो यही टेंस यूज होता था पहले। ठीक है, तो कल के लिए ये टास्क है, ग्रुप में आ जाएगा।